आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी आरएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह पाठ कक्षा 12वीं की हिंदी पुस्तक आरोह में संकलित है। इस पाठ के लेखक हैं श्री भीमराव अंबेडकर जी। श्री भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। श्री भीमराव रामजी अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जन्म 14 अप्रैल सन 1891 महू मध्य प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं द कॉस्टस इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 प्रथम प्रकाशित कृति। द अनटचेबल्स हु आर दे 1948, हु आर द शूद्राज 1946, बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस 1955, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923, द एबोलिशंस ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, पीएचडी की थीसिस 1916, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमन 1965, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट 1936, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943, बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज्म 1956 पुस्तकें व भाषण। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता पत्रिका संपादन हिंदी में उनका संपूर्ण 92 भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब आम्बेडकर संपूर्ण 92 नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। निधन दिसंबर सन 1956 दिल्ली में। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया।
भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोहभंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समुच्ची बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए। यहाँ प्रस्तुत पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के लल्लई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पांति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यता होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज की सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण हैं। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन
का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। अंबेडकर जी के श्रम विभाजन और जाति प्रथा अध्याय में दिए गए विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनका मानना है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनका यह मानना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन को भी लिए हुए है। कि हम समाज में देखते हैं कि पुरातन काल से जो समाज था, यहाँ पर उनके विचार आज़ादी से पहले लिखे गए एक लेख में उनके एक भाषण से यह विचार लिए गए हैं। आज और तब के समय में एक बदलाव तो आ चुका है कि आज श्रमिक विभाजन इतना भयंकर विराट रूप नहीं लिए हुए है, लेकिन उस समय श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम से अभिप्राय कोई व्यक्ति इंजीनियर है, कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, कोई व्यक्ति खेती करता है, किसान है। लेकिन उस समय क्या था कि इन सभी कार्यों के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप अस्तित्व में था, अर्थात यह नीची जाति का है, यह ऊंची जाति का है, यह व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता, वह व्यक्ति यह कार्य कर सकता है। मान लो कि किसी एक समाज के अंदर ये कहें कि क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय अर्थात सैनिक बनेगा, लेकिन वो किसी कारण से सैनिक नहीं बनना चाहता या वो नहीं बन सकता। इससे अभिप्राय यह नहीं होगा कि किसी अन्य जाति का कोई व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता, व्यापार नहीं कर सकता। पहले हमारा समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। उस जाति व्यवस्था के अंदर कोई भी एक व्यक्ति दूसरी जाति व्यवस्था के कार्य को नहीं कर सकता था, जो कि पूर्णतः गलत था। आगे अंबेडकर जी कहते हैं कि भारत की यह जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभिन्न वर्गों के अंदर एक दूसरे को नीचा भी दिखाती है, और ऐसा सिर्फ भारत में पाया जाता है, विश्व के किसी अन्य समाज में नहीं पाया जाता। आगे उनका कहना है कि
जाति प्रथा को अगर हम श्रम विभाजन मान भी लें तो इससे क्या होता है कि यह स्वाभाविक विभाजन मनुष्य की रुचि के ऊपर आधारित नहीं होता। अगर हम किसी व्यक्ति को उसको प्रशिक्षण देते हैं, उसे कुशल बनाते हैं, तो वो अपने कार्य को अधिक ज़्यादा कुशलता से करता है, जिससे कि उसका देश, उसका समाज विकसित होता है। अगर हम व्यक्तियों की क्षमता का विकास करें जिससे वो अपने कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें, तो वो कार्य अधिक सफल होता है। लेकिन यह जाति प्रथा का एक दूषित सिद्धांत यह भी है कि मनुष्य के कार्य को सामाजिक स्तर पर उसके माता पिता के द्वारा, माता पिता को पता होता है कि हम मजदूर हैं और हमारा बेटा मजदूरी करेगा। माता पिता डॉक्टर हैं तो माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। इससे अभिप्राय यह है कि माता पिता अपने सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, जब बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ होता, वो उसके कार्य को, उसके व्यवसाय को चुन लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। इस प्रकार से जो जाति प्रथा का कार्य होता है वह पूर्णतः दोषपूर्ण हो जाता है, जिससे मनुष्य को जीवन भर एक पेशे में बंधा रहना पड़ता है। इससे अभिप्राय यह है कि माता पिता ने यह निर्धारित कर दिया उसके जन्म से पूर्व ही कि हमारा बच्चा बड़ा होकर यह व्यवसाय चुनेगा, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है, हो सकता है वह व्यवसाय, वह कार्य पूर्णतः बंद हो चुका हो और हो सकता है कि उसके भूखों मरने की नौबत आ जाए। और आधुनिक युग में ऐसी स्थितियां बहुत बार आई हैं कि निरंतर प्रक्रिया और तकनीक के कारण उद्योग धंधे बंद हो गए। ऐसी स्थितियां बहुत बार बनती हैं और कई बार सामाजिक स्तर पर हम देखते हैं कि कभी कोई महामारी आ गई। अब वर्तमान में ही देखते हैं, कोरोना महामारी के चलते फैक्ट्रियां बंद हो गई, कल कारखाने बंद हो गए, जिससे कि मज़दूरों को जो मजदूरी मिलती थी, या ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनके यातायात परिवहन के साधन थे, उनके साधन रुक गए, जिससे कि उनके उद्योग धंधे ही बंद हो गए, उनको अपना कार्य बदलना पड़ा। तो श्रम विभाजन होना चाहिए कि वो किसी सभ्य समाज को बढ़ाता है कि जो भी व्यक्ति जिस कार्य में कुशल हो वह व्यक्ति वह कार्य करे, लेकिन जाति प्रथा के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस जाति का व्यक्ति ही यह कार्य करेगा, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय
बना देती है। अंबेडकर जी अपने इस निबंध में मनुष्य को अपना पेशा, अपना व्यवसाय स्वयं न चुन पाने की परिस्थिति में अपने विचार जो उन्होंने इस अध्याय में दिए हैं वो बहुत ही प्रासंगिक हैं। अगर किसी परिस्थितियों में मनुष्य को अपना व्यवसाय बदलना पड़े और उसको इतनी स्वतंत्रता न हो कि वह अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता, अपना रोजगार नहीं बदल सकता, तो उसके भूखों मरने के अलावा और कुछ चारा नहीं बचता और कोई अन्य रास्ता उसे दिखाई नहीं देता। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की अनुमति नहीं देती। उसके पैतृक व्यवसाय को भले ही उसमें वो कुशल ना हो, पारंगत ना हो, ऐसा करके व्यवसाय परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बनी हुई है, जिसे हटाना असंभव है। आगे अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन करना एक गंभीर समस्या है। जाति प्रथा, श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति अगर अपने व्यवसाय को चुनना चाहता है तो उसकी जाति प्रथा इसके मध्य में नहीं आनी चाहिए। होना तो यह चाहिए कि उसकी व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि क्या है। अगर यहाँ पर ये इस बात को रखा जाए कि एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि के कारण अपने व्यवसाय को नहीं चुन पा रहा है, तो ना तो उस कार्य में उसका दिल लगेगा और ना कोई दिमाग, और कुशलता आनी तो असंभव है। और यह फिर बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि इससे उसका आर्थिक पहलू भी कमज़ोर होगा। उसके व्यवसाय से उसके पास जितना उसे लाभ होना चाहिए वह भी उसे नहीं हो पाएगा। अर्थात जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। इससे मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, जो उसे आत्मबल, आत्मशक्ति उससे मिलनी है, वो भी उसकी दब जाएगी, जिसके कारण उसकी सारी की सारी स्वाभाविक प्रक्रियाएं, उसका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब रुक जाएंगे और वह एक नियमों में बंध कर उसे निष्क्रिय कर देगी। यह जाति प्रथा। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगी कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी अंबेडकर जी आगे मेरी कल्पना का आदर्श समाज के पहलू पर अपने विचार दे रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि आप अभी तक
जाति प्रथा के बारे में सुनते सुनते उब गए होंगे। आगे वो कहते हैं कि जाति प्रथा की आलोचना उन्होंने अस्वाभाविक रूप से न करके स्वाभाविक रूप में की है, और आगे उन्होंने अपने आदर्श समाज की कल्पना स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित विचारों पर की है। इसमें वो कहते हैं कि अगर भ्रातृता, भाईचारे की भावना से कोई कार्य करेगा तो आदर्श समाज में जो गतिशीलता होनी चाहिए वह बढ़ेगी, जिससे कि जो समाज में आवश्यक परिवर्तन हैं वो होंगे, और एक छोर से दूसरे छोर तक अर्थात पूरे समाज में उन अच्छे विचारों का संचरण होगा, जिससे कि समाज आगे बढ़ेगा। जितने भी बहुविध हित हैं, समाज के जितने भी प्रकार से हित लाभ हो सकते हैं वो सब प्रकार से होंगे, तथा समाज की रक्षा के प्रति खुद सभी सजग रहेंगे, तैयार रहेंगे, और सामाजिक परिवर्तन में जीवन में जितने साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए वह सभी को उपलब्ध होंगे। और भाईचारे का अभिप्राय है दूध पानी का मिश्रण। जिस प्रकार दूध और पानी में हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि इसमें कितना पानी और दूध है, अगर सभी भाईचारे की तरह रहेंगे तो समाज बहुत अच्छी तरह से निर्बाध रूप से निर्भय होकर आगे बढ़ेगा तथा सभी लोग विकसित होंगे। दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। यहाँ पर अंबेडकर जी लोकतंत्र के बारे में बता रहे हैं। स्वतंत्रता से आगे चलते हुए वो बता रहे हैं कि लोकतंत्र से अभिप्राय है कि अपने साथियों, समाज में रहने वाले आपके सभी जो आपके जन आपके साथ रहते हैं उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। उनके साथ विचारों का आदान प्रदान और समाज की जितनी भी रीतियां हैं, अपने जीवनचर्या के अंदर आपके जितने भी अनुभव हैं आपके, उन सभी का समान रूप से सत्कार करना, आदर करना लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। यहाँ पर अंबेडकर जी स्वतंत्रता पर अपने विचार दे रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर जब स्वतंत्रता होती है तो कहीं भी आने जाने की स्वाधीनता,
जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता तथा इन सब प्रकार की स्वतंत्रता रहती है। लेकिन अंबेडकर जी कहते हैं कि जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री की जो आवश्यकता है, जो उसकी स्वाधीनता है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना कोई व्यवसाय अपनाना चाहता है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई रोक नहीं होनी चाहिए। और उससे जो मनुष्य की शक्ति, जो उसका, जिससे वो अपने प्रभावशाली ढंग से अपनी कुशलता के साथ, अपनी सक्षमता के साथ कार्य करेगा, तो वह अपने कार्य को और अच्छे से कर सकता है। तो क्यों ना उसे वो स्वतंत्रता प्रदान की जाए जिससे कि वह अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर ले। अब जाति प्रथा के पोषक जो तत्व हैं वो जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार करते हैं, परंतु अगर मनुष्य अपने आत्मबल, अपनी आत्मशक्ति और अपने प्रभावशाली प्रयोग के द्वारा अपने व्यवसाय चुनने के लिए बात कहे तो वो जल्दी तैयार नहीं होंगे। और इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ अंबेडकर जी कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ एक दास्ता, गुलामी की तरह ही होगा कि एक व्यक्ति जिसे कहीं आने जाने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, जीवन और शारीरिक सुरक्षा का अधिकार है, परंतु वह अपने व्यवसाय को नहीं चुन सकता। यह कार्य तो पराधीनता, दास्ता के अंतर्गत ही आएगा। अंबेडकर जी ये कह रहे हैं कि जाति प्रथा के अंदर ऐसे भी होना संभव होना चाहिए कि जहाँ कुछ लोग या कोई भी व्यक्ति अपने मन के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार कार्यों को अपना सके, उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध भी ऐसे कोई व्यवसाय नहीं अपनाने पड़े जिससे कि वो उसको अच्छे ढंग से कर ही ना पाए। अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, शारीरिक वंश परंपरा। दूसरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में तीसरा, मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? अंबेडकर जी के अब जो समता पर विचार हैं उनके अनुसार कि सभी मनुष्य बराबर नहीं हो सकते, और उनका ये तर्क वजन भी रखता है कि अगर हम समाज के नियामक सिद्धांतों की ओर देखें तो मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला उन्होंने कहा है शारीरिक वंश परंपरा, कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो वह सबके समान नहीं हो सकता। लेकिन उनका यह भी मानना है कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई दिव्यांग व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बराबर मानसिक शक्ति के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। ऐसा बहुत बार देखने में आता है कि जो व्यक्ति दिव्यांग होते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वह इतने मजबूत होते हैं कि वो पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि किस प्रकार कार्य को और भी अच्छे ढंग से किया जा सकता है। इसमें उनके शारीरिक रूप की कमजोरी उनके सामने उनको डिगा नहीं सकती। दूसरा, उन्होंने कहा कि सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में
माता पिता की कल्याण की कामना। समाज के अकॉर्डिंग ये देखा जाए तो अंबेडकर जी का यह विचार कि किसी विशेष कुल में उत्पन्न हुआ बालक माता पिता के द्वारा उसे अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है, वह वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन प्राप्त करता है और सभ्य समाज का निर्माण करने में सहायता करता है। परंतु वो अंत में कहते हैं कि अगर मनुष्य के अपने प्रयत्न, अगर कोई व्यक्ति, आवश्यक नहीं है कि किसी आर्थिक रूप से मजबूत परिवार में वो उत्पन्न हुआ हो सकता है कि आर्थिक पहलू की दृष्टि से उसके माता पिता इतने आर्थिक मजबूत नहीं हैं, उनके घर में इतने धन दौलत नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, तब मनुष्य के अपने प्रयत्न भी, जिसको वह बहुत अच्छे से आगे करके मेहनत करके बढ़ता है, तो इन सभी दृष्टियों से कि अगर देखा जाए तो मनुष्य समानता का अधिकार प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे समानता इस बात से नहीं आंकी जाएगी कि वह शारीरिक रूप से कमज़ोर है या फिर वो आर्थिक। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्यों के अपने वश की बात है, आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम दो आधारों, जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं हैं पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ये ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए। समाज के विशेष नियमों के अनुसार अंबेडकर जी अपने विचार दे रहे हैं कि अगर व्यक्ति किसी ऊंचे कुल में पैदा हुआ है तो उसे शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा आदि सभी की प्राप्ति हो जाती है। परंतु अगर हम यह देखते हैं कि जब व्यक्ति प्रयासों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा आगे बढ़ता है तो उस आधार पर मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पहले दो आधार हैं वो तो मनुष्य के वश की बातें ही नहीं है। यह किसी के ऊपर निर्भर नहीं है कि वह किस कुल में पैदा होगा, उसे किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होगी या उसे ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त होगी, या वो शारीरिक रूप से सक्षम होगा या कमज़ोर। तो इस आधार पर उसके साथ असमान व्यवहार करना सर्वथा गलत होगा, अनुचित होगा। और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए जो कि अपनी मेहनत के अनुसार अपने अवसरों को, जो मेहनत के साथ अच्छे कर्म में बदलते हैं, उनके साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा समान व्यवहार करना चाहिए, उन्हें उचित आदर सत्कार देना चाहिए, जिससे कि समाज के सभी सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त की जा सकती है। और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब प्रारंभ से ही, शुरू से ही उनके साथ समान व्यवहार और उनको समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है।
एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास ना तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों ना हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। समता शब्द पर अंबेडकर जी के जो विचार हैं वह बहुत ही प्रासंगिक हैं। इसमें उन्होंने एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति का उदाहरण देते हुए कहा है कि जब वो जनता से व्यवहार करते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वह प्रत्येक के विषय में बहुत अधिक ज़्यादा जानकारी रख पाएँ और अलग अलग लोगों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर उनके साथ वांछित व्यवहार कर सकें और उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर व्यवहार किस प्रकार से समान होना चाहिए और कितना औचित्यपूर्ण है, इस पर विचार देते हुए अंबेडकर जी कहते हैं कि जब राजनीतिज्ञ व्यक्ति अपने सभी लोगों के साथ एक व्यवहार्य सिद्धांत को अपना लेते हैं कि वो सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, तो समाज भी विकसित होता चला जाता है और यही एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति को करना भी चाहिए। और अब वो कह रहे हैं कि जो समता शब्द है ये काल्पनिक जगत की वस्तु है। एक कल्पना करते हुए राम राज्य की संभावना को अंबेडकर जी अपने विचारों में व्यक्त कर रहे हैं कि राम राज्य लाना या समता की बात करना यह एक काल्पनिक जगत की वस्तु है, लेकिन अगर सभी व्यक्ति या राजनीतिज्ञ व्यक्ति इस पर ध्यान देना शुरू कर दें और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपना इस ढंग से कार्य करें, तो वहाँ पर यह संभव भी है और यह व्यवहारिक भी है। और यही उनके जो व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है कि सभी व्यक्ति समता का पालन करते हुए सबको समान व्यवहार उनके साथ करें, समान अवसर उनको उपलब्ध करवाएं, जिससे कि समाज निर्विवाद रूप से आगे बढ़े और जिससे कि देश विकसित हो, सभी लोग शिक्षा प्राप्त करें, स्वस्थ रहें और उनकी जितनी भी प्राथमिकताएं हैं वो उन पर कार्य किया जा सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अब हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। यह पाठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक भाषण का अनुवाद है जिसमें जातिवाद का विरोध किया गया है। उनके इस पाठ का सार इस प्रकार है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और इसमें कोई बुराई नहीं मानता, परंतु तर्क आपत्ति योग्य है, क्योंकि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करता है। इससे विभिन्न वर्गों में एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का व्यवहार भी
बढ़ जाता है। भारत में जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है तथा इससे रुचि के अनुसार व्यवसाय नहीं मिलता है, जिससे कि वंशागत एवं वर्णानुसार व्यवसाय निर्धारित करना दोषपूर्ण हो जाता है। भारत में जाति प्रथा श्रम विभाजन की दृष्टि से यह पूर्णतः दोषपूर्ण है। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार अपने पेशे से अपर्याप्त जीविका से बंध जाता है। इस कारण वह गरीबी का शिकार होता है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर न होने से उसकी विवशता बन जाती है। इससे उचित रोजगार नहीं मिलता और समाज में व्याप्त बेरोजगारी का प्रमुख कारण भी यही होता है। जाति प्रथा के दोषों को देखकर लेखक इस समस्या के रचनात्मक पहलू पर ध्यान दिलाता है। लेखक की कल्पना के अनुसार आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित रहे। उसमें गतिशीलता होनी चाहिए, पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता और सब कार्यों में समानता होनी चाहिए। सबको सामाजिक संपर्क के साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। इसमें भाईचारा और सामूहिकता होनी चाहिए। प्राप्त अनुभवों का परस्पर आदान प्रदान से परस्पर श्रद्धा एवं सम्मान का भाव भी आता है। आवागमन, जीवन एवं शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति का अधिकार, जीविकोपार्जन हेतु आवश्यक साधन सामग्री रखने आदि की स्वतंत्रता को लेकर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति को व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है तो वह एक प्रकार की दासता गुलामी है। यह दासता केवल कानूनी पराधीनता ही नहीं होती, अपितु परस्पर व्यवहार एवं कर्तव्य पालन में भी बाधक होती है। इससे व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर अपना व्यवसाय, अपना पेशा चुनना पड़ता है। आगे लेखक जी बताते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के नारे में जो समता शब्द है वह विवादास्पद रहा। समता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर होती है। पहला, शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार, तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न। अगर हम इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होता तो क्या इनके कारण समाज को उनके अपमान का व्यवहार करना चाहिए? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा अधिकार है। लेखक जी का मानना है कि वंश परंपरा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर असमान व्यवहार अनुचित है। इससे केवल सुविधा संपन्न लोगों को ही लाभ मिलेगा। न्याय का यह नियम भी है कि सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। समाज यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध करवाने चाहिए। एक राजनीतिज्ञ के ऊपर विचार देते हुए अंबेडकर जी कहते हैं कि उनका पाला बहुत बड़ी जनसंख्या से पड़ता है। उनके पास प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग जानने, उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं को समझने का अवसर नहीं होता। मानवता के दृष्टिकोण से समाज को 2 वर्गों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ सभी के साथ समानता का व्यवहार करता है और यह व्यवहार्य सिद्धांत भी है, ऐसा होना भी चाहिए। यद्यपि वो कहते हैं कि समता एक काल्पनिक वस्तु है, परंतु राजनीतिज्ञों के लिए सभी परिस्थितियों में यही एकमात्र मार्ग और व्यवहार की कसौटी है, जो कि एक उत्तम विचार है। तो यह था इस पाठ का संक्षिप्त अध्ययन।